Welcome you all in the part 3 of chapter first, Bricks, Beats and Bones, the Harappan Civilization. In second part, we had covered these points: tracking social differences, study of burials, study of utilitarian and luxury objects, craft production, craft centers, and strategies for procuring materials. Now, today we start today's discussion with the seals. In part 1, we had discussed that there are so many archaeological evidences which help us to know about the life of Harappan people. Seals and sealings are very important source to know about the social and economic life of Harappan people. Thousands of seals have been recovered from the different हड़प्पन साइट्स. अब ये जो सील्स जो है इनका यूज़ क्या होता था इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. पार्ट 2 में हमने बात की थी कि हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विथ डिफरेंट सिविलाइजेशंस, कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन. जो हड़प्पन पीपल थे उनके उस समय की जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे. पार्ट 2 में हमने बात की थी कि जैसे ओमान से वो कॉपर, तांबा मंगवाते थे, और इसके साथ ही आज का जो बहरीन है जिसको उस समय दिलमुन कहते थे उसके साथ भी उनके ट्रेड रिलेशंस से. एट द सेम टाइम दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद द मेसोपोटामियन पीपल आल्सो. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में गुड्स एक्सचेंज किया करते होंगे. तो जब भी कोई गुड्स बैग में भर करके या और किसी तरीके से जब भेजता होगा हड़प्पन किसी सिटी से मेसोपोटामिया या और किसी सिविलाइजेशन में, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कुछ ना कुछ मार्क ज़रूर करते थे. और दूसरा ये भी देखते थे कि वो जो सामान भेज रहे हैं वो सुरक्षित वहाँ पहुँच जाए. तो इसके लिए वो सील्स का यूज़ किया करते थे, क्योंकि ये सील्स जो होती थी वो यूनिक होती थी. जो सेंडर होता था उसकी जो इंडिविजुअल जो पहचान थी उसको वो बताती थी. तो इसके लिए वो इस तरह से करते थे कि सामान को भरने के बाद उसको या तो बैग में या कपड़े में रखने के बाद उसको बांध दिया करते थे रस्सी से, और जो रस्सी की जहाँ पर नॉट गांठ लगी होती थी उसके ऊपर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगा करके उसके ऊपर, उस गीली मिट्टी के ऊपर उस सील का इम्प्रेशन लगा देते थे. जो सील होती थी वो जनरली इस तरह की होती थी. नीचे आप देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर किसी सील का इम्प्रेशन है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए गीली मिट्टी, क्ले और उसके ऊपर फिर सील का इम्प्रेशन, इसका यूज़ किया जाता था. सील कई तरह की होती थी. 2 पिक्चर मैंने इसमें लगाए हैं. जैसे ये पहला वाला आप देखिए, इसमें एक बुल बेल बना हुआ है और ऊपर यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, साइंस बने हुए हैं. दूसरा यहाँ देखिए आप, ये एक दूसरे एनिमल का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी इस तरह पर ये सिंबल और साइंस बने हुए हैं. तो ये जो ऊपर जो लिखावट है इससे जो लोग अगर पढ़े लिखे होते थे तो वो समझ जाते थे कि ये सेंडर का नाम है जिसने भी सामान को भेजा है. तो पहचान हो जाती थी कि ये सामान कहाँ से आया है, किसने भेजा है. जिस तरह से हम आज के समय में देखते हैं कि जब हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो हर पर्टिकुलर ब्रांड के अपने अपने कुछ सिंबल्स या पिक्चर्स होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा ब्रांड है या कौन सी कंपनी का सामान है. अब इसी तरह से ये भी था कि बहुत से लोग शायद पढ़ लिख नहीं पाते होंगे, तो फिर उन्हें कैसे पता लगता होगा. तो उसके लिए वो इस तरह के एनिमल्स या और किसी मोटिव का यूज़ करते थे. तो इससे जो अनएजुकेटेड या इलिटरेट पीपल थे वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है. चलिए अब अगली बात करते हैं, स्क्रिप्ट. हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट भी डेवलप कर ली थी. और स्क्रिप्ट जो है हमें यहाँ पर अभी जब जस्ट हमने बात की कि उस सील के ऊपर जो ये बने हुए हैं ये स्क्रिप्ट है, वहाँ की कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. जैसे इसमें सेंडर का नाम लिखा हुआ है. तो ऐसी राइटिंग हमें कई जगह मिली है. जैसे सील के ऊपर हो गई, कॉपर टूल्स के ऊपर भी मिली है, रिम्स ऑफ जार्स उन पर भी मिली है, कॉपर और टेराकोटा के जो टेबलेट्स हैं उस पर मिली हैं, ज्वेलरी पर भी मिली हैं. तो डिफरेंट तरह की चीज़ों के ऊपर हमें इस तरह की स्क्रिप्ट्स मिली हैं. लेकिन हमारे लिए एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि हम अभी तक इसको रीड नहीं कर पाए हैं, इसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं. जिस तरह से मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को डिसिफर कर लिया गया उसकी वजह से वहाँ के लोगों के बारे में जानने में बहुत आसानी हुई,
उस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब ये जो स्क्रिप्ट थी, वेदर इट वाज अल्फ़ाबेटिकल और नॉट, तो इससे पता लगता है हमें इसकी स्टडी से कि अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जो डिफरेंट साइन हमें मिले हैं, यहाँ पर आप देखिए ये एक पिक्चर जो लगा हुआ है, इसमें डिफरेंट तरह के साइंस बताए गए हैं। इससे भी और ज़्यादा कई साइन मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लगभग 375 से 400 के करीब साइंस मिले हैं। तो इतने सारे साइंस का यूज़ होना, इसका मतलब ये जो है अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। ये हो सकता है कि पिक्टोग्राफिक रही हो या जो भी। अब एक बात इसमें ये ज़रूर तय है कि ये इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इसको लिखने के लिए राइट साइड से स्टार्ट किया जाता था, जैसे कि यहाँ से वो लिखना शुरू करेंगे और लिखते लिखते फिर इधर पीछे की तरफ आएंगे, तो ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। चलिए अब अगली बात करते हैं, वेट्स। अभी जस्ट हमने बात की और पार्ट 2 में भी हमने बात की कि दे हैड डेवलप्ड देयर इकोनॉमी, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बहुत डेवलपमेंट किया था, और दे वर एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस, और वो उनका ट्रेड जो था उनकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो जाहिर है कि उसमें उन्हें कई सारी चीज़ों का और डेवलपमेंट करना पड़ा होगा, जैसे कि सामान को तोलना है तो उसके लिए वेट्स चाहिए, वज़न तोलने के लिए बाट होने चाहिए, तो वेट्स का डेवलपमेंट उन्होंने किया। तो जो वेट्स थे उनके, वो एक स्पेशल स्टोन से बनते थे, इसका नाम है चर्ट। चर्ट नाम के स्टोन से वो अपने वेट बनाया करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, और उनका जो शेप है वो क्यूबिकल था। मैथ्स में आप जानते होंगे शेप्स होते हैं डिफरेंट तरह के, ये क्यूबिक शेप है, तो ये क्यूबिकल शेप के उनके वेट्स हुआ करते थे। अब इसमें यह था कि द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी वाइल द हायर डिनोमिनेशन फॉलोड डेसिमल सिस्टम। यानी कि जो कम वजन की चीज़ें को तोलने के लिए जो वो वेट यूज़ करते थे, जो छोटी वेट्स होते थे वो बाइनरी होते थे, जैसे कि 2, उसके बाद 4, 8, इस तरह से। जबकि जो हायर डिनोमिनेशन यानी कि जो ज़्यादा वजन वाली चीज़ों को तोलने के लिए यूज़ किए जाते थे, उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ होता था। अब हमें ये पता लगता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी उसका वेट किया करते थे। तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे वेट्स मिले हैं जिनका यूज़ होता था ज्वेलरी या बीट्स वगैरह तोलने में। और मेटल स्केल पैन यानी कि तराजू भी हमें मिली है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तराजू है। तो इस तरह से वो लोग वेट्स का यूज़ करते थे। चलिए अगली बात करेंगे। अब बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी। There are indications of complex decision being taken and implemented in Harappan society. Extraordinary uniformity in the following matters indicated. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर सभी यूनानिमसली एग्री हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता था। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जिसमें से एक हमारी इस बुक में जो डिस्कस किया है वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, पहले भी हमने इसको मैप में देखा है कि इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हज़ारों किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। लेकिन यहाँ आप किसी भी हड़प्पन साइट्स पर जाएं, आपको एक जैसी पोट्री, एक जैसी सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, ये सब देखने को मिलेगी। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है इन सारी चीज़ों की, ये इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि वहाँ पर डिसीजन जो थे वो बड़े हाई लेवल पर लिए जाते थे और उनको फिर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता था। कोई ना कोई पावर वहाँ ज़रूर थी जो इन सब से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करती थी। एट द सेम टाइम ये भी पता लगता है, हमने सेकंड वीडियो में बात की थी कि कुछ सेटलमेंट जो हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पर बनाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसमें देखा था कि बालाकोट, इसको अरेबियन सी के पास इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर शेल बहुत ज़्यादा मिलते थे, और यहीं पर नागेश्वर, इसको भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर शेल मिलते थे। और लोथल यहाँ पर डेवलप किया गया क्योंकि ये एक तो समुद्र के पास भी था, और दूसरा यहाँ पर भरूच से कार्नियन वगैरह मिलता था। तो ये जो सेटलमेंट उन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन पर ही डेवलप की, इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली पावर रही होगी। ये सब
अपने आप नहीं हो जाता होगा, इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले लोग रहे होंगे। एट द सेम टाइम वन मोर इंडिकेटर इज़ देयर मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर्स फॉर मेसिव कंस्ट्रक्शन। सेकेंड वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो की बात की थी कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी था। हमने ये देखा था कि जो ज़्यादातर हड़प्पन सिटीज़ हैं वो सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइड थी। फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पहले स्ट्रीट्स और ये ड्रेनेज सिस्टम पहले डेवलप होता था, उसके बाद फिर मकान बनते थे। तो ये सब चीज़ें हमें ये शो करती है कि वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते थे बड़े प्लान्ड वे में और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था। चलिए अब अगली बात करते हैं। ओके, अब ये तो हमें पता लग गया कि वहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी थी जो इस तरह के डिसीजन लेती थी और उन्हें इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन वो जो अथॉरिटी थी वो किस तरह की थी? अगर वो कोई गवर्नमेंट थी तो किस तरह की गवर्नमेंट थी? क्या सिस्टम था उसका? क्या वो कुछ लोगों की गवर्नमेंट थी? क्या इस पूरे एरिया में, हड़प्पा के एरिया में एक ही रूलर था या डिफरेंट रूलर थे तो वो किस तरह के थे? ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक आंसर हमें मिले नहीं है। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव देयर ओपिनियंस, डिफरेंट ओपिनियंस, so we can discuss those opinion in our discussion, but there is no unanimous agreement about these आर्कियोलॉजिस्ट कि यहाँ पर ये इसी तरह से होता होगा। चलिए पहली बात करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा महल की तरह एक बिल्डिंग मिली है, तो ज़रूर ये कोई राजा या उसके रूलर से रिलेटेड रहा होगा। तो वो इसको मानते हैं कि ये बड़ा पैलेस था। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि नो स्पेक्टेकुलर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड एसोसिएटेड विद इट। केवल बड़ी सी बिल्डिंग मिल गई हम उसको महल मान लें, ऐसा भी नहीं है। उसके साथ साथ और चीज़ें जो उसको सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए कि हाँ ये वही, ऐसा तो वहाँ पर नहीं मिला है। दूसरी फिर बात यह है कि एक स्टोन स्टेचू जिसको प्रिस्ट किंग कहा जाता है, यहाँ पर आप देखिए ये जो मूर्ति मिली है इसको प्रिस्ट किंग कहा जाता है। प्रिस्ट किंग मतलब कि पुरोहित और राजा, दोनों काम एक साथ करने वाला। तो सम आर्कियोलॉजिस्ट सपोज दैट लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हड़प्पन्स वर आल्सो हैविंग प्रिस्ट किंग। हमने सेकंड वीडियो में बात की थी और आपने क्लास 11 में पढ़ा भी है कि मेसोपोटामिया में जो प्रिस्ट किंग हुआ करते थे, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया करते थे, इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल हेड भी थे। तो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन होने की वजह से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि परहैप्स हड़प्पन्स वर आल्सो फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी को भी सपोर्ट करने के लिए जो हमें और दूसरी बातें मिलनी चाहिए, एविडेंस मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे कि हम अभी तक इनके हड़प्पन्स लोगों के जो रिचुअल्स थे पूरे, वो हम नहीं समझ पाए हैं। तो जब हम उनके जो ग्रेट बात था उसका एक सजेशन है कि वहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है, लेकिन कौन से रिचुअल्स थे, कौन करता था, ये अभी तक हमें श्योर नहीं है। तो इसलिए इस थ्योरी पर भी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि हाँ इसी तरह से वहाँ भी प्रिस्ट किंग हुआ करते थे। चलिए अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हड़प्पन्स हैड नो रूलर्स एंड एवरीवन एंजॉयड इक्वल राइट्स। कुछ का तो ये मानना है कि वहाँ राजा था ही नहीं, कोई रूलर्स थे ही नहीं, और सोसाइटी जो थी वो पूरी इक्वल थी, और जब इक्वल राइट्स थे तो किसी की ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पर रूलर्स की। कुछ ये भी मानते हैं कि देयर वाज नो सिंगल रूलर्स बट सेवरल। कुछ ये कहते हैं कि ये पूरी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फैली हुई, उसमें जगह जगह अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल हम इसे एज्यूम करने के लिए देखते हैं कि हड़प्पा में फॉर एग्जांपल अलग राजा होता था, मोहनजोदड़ो में अलग हुआ करता होगा, फिर यहाँ धोलावीरा में कोई अलग होता होगा, इस तरह से। फिर एक थ्योरी ये कहती है कि ये एक पूरा ही सिंगल स्टेट था, अलग अलग नहीं था। और उनका कहने के पीछे जो आर्गुमेंट है, जो तर्क है, वो ये है कि सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, प्लान्ड सेटलमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज एटसेट्रा आर एविडेंस फॉर दिस ओपिनियन। कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिफरेंट साइट्स पर एक जैसी चीज़ों का मिलना और एक जैसी प्लानिंग का मिलना, ये बताता है कि वहाँ पर कोई एक ही रूलर रहा होगा। दैट इज़ वाई देयर वाज यूनिफॉर्मिटी
और इसीलिए उसमें यूनिफॉर्मिटी रही होगी। चलिए अब आगे की बात करें। एंड ऑफ सिविलाइजेशन। बाय circa 1800 before common era most of the mature हड़प्पन sites had been abandoned। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी वहाँ से एविडेंस इकट्ठे करते हैं तो ऐसा लगता है कि 1800 बिफोर कॉमन एरा तक आते आते जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी, जो डेवलप्ड हड़प्पन साइट्स थी, वो अब धीरे धीरे उजड़ने लग गई थी। लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया था, वो खाली होने लग गई थी। नाउ व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस सिचुएशन, ऐसा होने के क्या कारण थे, तो उसके पीछे डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। सम सेज दैट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, सम सेज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कट जाना, सम सेज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्लड, कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आई उसकी वजह से सब, और कुछ कहते हैं कि ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। उनका कहना है कि जितना भी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी थी, फर्टिलिटी थी, वो लगभग सब खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनको वहाँ से छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। एंड सम बिलीव दैट शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, कुछ कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर लोकेटेड नियर रिवर्स। तो जब रिवर्स जो थी उनमें पानी आना कम हो गया है, वो सूख गई, तो इसलिए वजह से भी, या कुछ नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, ऐसा कुछ ऐसा भी मानते हैं। तो इसलिए ये हड़प्पन सेटलमेंट जो थी ये भी धीरे धीरे उजड़ने लग गई, ख़त्म होने लग गई। अब ये एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पता लगती है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट केम टू एन एंड। ऐसा लगता है 1800 के आसपास आते आते, 1800 बिफोर कॉमन एरा तक आते आते, कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट जो इसके बारे में हमने बात की थी कि एक जैसी चीज़ों का मिलना, चाहे वो ब्रिक्स हो, बीड्स हो, वोटर हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। Disappearing of seals, the script, beads and pottery, the shift from a standardized weight system to the use of local weights। इस टाइम पीरियड तक आते आते जो वेट्स जो हम पहले बात करते थे इसमें यूनिफॉर्मिटी थी वो मिलना बंद हो जाते हैं, और उसकी जगह लोकल वेट्स का यूज़ हमें मिलता है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। एंड द डिक्लाइन ऑफ अबंडमेंट ऑफ सिटीज़, और जो सिटीज़ थी उनको छोड़ दिया जाना, ये सब चीज़ें सजेस्ट करती है कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग बॉन्ड था, जो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलने वाला था, वो ख़त्म होने लग गया था। चलिए अब इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यूड टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BCE, ऐसा लगता है कि 1900 BCE तक ये जो हड़प्पन साइट्स थी उनमें से ज़्यादातर तो उजड़ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ जो है वो और आगे लंबे समय तक सर्वाइव की। हालांकि उनके जो फीचर्स थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मेन फीचर्स थे उससे उतना मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को सर्वाइव किया। और उनके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उन द्वारा वो हैं लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स, यानी कि हड़प्पन जो मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड तो एंड हो गया, अब उसके बाद लेट हड़प्पन, बाद की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से वो अब शुरू होती है। चलिए ये आज का हमारा जितने पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए। अब आप क्वेश्चंस नोट कर लें और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करें। व्हाट वर द यूजेस ऑफ सील्स in Harappan civilization? Mention the features of Harappan script. Explain the different theories about the ruling class of the Harappan civilization. What may be the explanation for the end of the Harappan civilization? Thank you। आपने उसको ध्यान से